जय हिंद। मैं रवि मिश्रा आप सभी के लिए आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ। यह वीडियो किंगडम मोनेरा जगत मोनेरा से है, जो जीवाणुओं के बारे में आपको बताएगा। आप सभी आरएच व्हिटेकर का वर्गीकरण इसके पहले पढ़ा होगा, जिसमें उन्होंने सभी जीवों को 5 जगतों में बांटा था। उसका पहला किंगडम उन्होंने मोनेरा ही दिया था। तो पहला किंगडम आज हम सब अध्ययन करेंगे, धीरे धीरे करके इसके आगे सभी किंगडम का अध्ययन करेंगे। अब देख रहे हैं स्क्रीन पे किंगडम मोनेरा, जगत मोनेरा। इसमें महत्वपूर्ण आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीवाणु, बैक्टीरिया के बारे में, और इसी का अध्ययन हमको आज करना है। चलते हैं जीवाणुओं के बारे में। आप थोड़ा और सुन लीजिए कि ये जीवाणु जो हैं, जितनी भी बीमारियां, बहुत सी बीमारियां हैं, बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। कुछ जीवाणु लाभदायक भी होते हैं, जैसे दही बनाने में, वाइन बनाने में, शराब बनाने में भी इनका कुछ उपयोग होता है। इस प्रकार से कई जीवाणु ऐसे हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, और बहुत से जीवाणु हानिकारक भी हैं। तो इनके लाभ भी हैं और हानियाँ भी हैं, और ये मनुष्य को अपने द्वारा काफ़ी प्रभावित भी करते हैं। चलिए, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए, समय लेते हुए आप सभी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और जो भी कुछ करना होगा कमेंट ज़रूर कर दिया करें कि वीडियो में क्या कमी रही, कैसा रहा। फिर उस हिसाब से हम आगे संशोधन करते रहेंगे। बढ़ते हैं, आते हैं। सभी जीवाणु जगत, सभी जितने भी बैक्टीरिया हैं, सभी जीवाणु जगत मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। अभी मैंने बताया कि ये किंगडम मोनेरा, सभी बैक्टीरिया के आज से याद रखिएगा किंगडम मोनेरा के सदस्य हैं। तो ये आते हैं किंगडम मोनेरा। सबसे पहले सन 1683 में हॉलैंड देश के निवासी 1683 में हॉलैंड देश के निवासी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ANTONY, एंटोनी वॉन, VAN, विक्ट्री वाला V, LEUWENHOEK, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी द्वारा जल, लार, दांत से खुरचे, मैल को देखा था। और इन्होंने इसमें सबसे पहले जीवाणुओं को देखने वाले वैज्ञानिक थे हॉलैंड देश के एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने सूक्ष्मदर्शी द्वारा, अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी द्वारा सबसे पहले जीवाणुओं को देखा था। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने उसमें अनेक सूक्ष्मजीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई दिए। ये जीवाणु थे। अब आ गया कि जो उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दांत के खुरचन, जल में या फिर तालाब के जल में या जो भी पानी में देखा था, वो सभी क्या थे? जीवाणु थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे। लिनियस को आप सभी जानते होंगे, वर्गीकरण का पिता कैरोलस लिनियस, जिसे आपने पढ़ा है, जिसने द्विनाम पद्धति भी दिया है। बाइनोमियल नामनिक्लेचर देने वाले वैज्ञानिक थे कैरोलस लिनियस। तो लिनियस ने क्या किया कि क्योंकि वो वर्गीकरण का जन्मदाता है, वर्गीकरण दिया था, तो उसने भी इनके साथ इनका नामांकन किया। लिनियस ने 1758 में इन्होंने वंश, जीनस नाम में रखा। इन्हें जीनस वार्मीज, किस वार्मीज में? सबसे पहले लिनियस ने इन्हें वार्मीज में रखा। और एरनबर्ग ने 1829 में इन्हें सबसे पहले बैक्टीरिया नाम दिया। तो ये महत्वपूर्ण हो गया कि लिनियस ने इन्हें वार्मीज में रखा, जीनस इनका दिया, जीनस देने वाले थे वार्मीज। और एरनबर्ग ने 1829 में इन्हें सबसे पहले बैक्टीरिया नाम दिया। जीवाणु नाम देने वाले वैज्ञानिक थे एरनबर्ग, याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। EHRENBERG 1829 1829 में बैक्टीरिया नाम दिया। अगला है लुई पाश्चर ने 1822 से 1895 के बीच में किण्वन, फर्मेंटेशन पर कार्य किया। फर्मेंटेशन पे इन्होंने कार्य किया। फर्मेंटेशन को अपने लैब में इन्होंने फर्मेंटेशन आप सभी जानते होंगे। किण्वन देखा होगा, खमीर जिसको भी बोला जाता है, जो खमीर किया जाता है, फर्मेंटेशन की क्रिया किया।
ये प्रायः देखे होंगे कि जो जलेबी बनाते हैं या छोले भटूरे जो बनाए जाते हैं, भटूरे तो रात में भिगो दिया जाता है, सुबह तक उसमें देखेंगे बुलबुला उठने लगता है, छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ये सब वो फर्मेंटेशन की क्रिया द्वारा, ब्रेड इसी के द्वारा बनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा। तो ये फर्मेंटेशन की प्रक्रिया और बताया कि यह जीवाणुओं द्वारा होता है। तो सबसे पहले किसने बताया था? लुई पाश्चर ने किण्वन फर्मेंटेशन पर कार्य करके बताया यह जीवाणुओं द्वारा होता है। लुई पाश्चर ने स्पष्ट किया कि पदार्थों का सड़ना तथा विभिन्न रोगों का कारण सूक्ष्म जीव होते हैं। और लुई पाश्चर ने ही यह बताया था कि जितने भी पदार्थ सड़ते हैं या विभिन्न रोग उत्पन्न होते हैं वो प्रायः सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। आगे चलते हैं। लुई पाश्चर ने अपने कार्य के आधार पर रोगों की उत्पत्ति रोगाणुओं द्वारा सिद्धांत, बहुत ही अधिक पूछा जाने वाला है, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, यही पूछा जाएगा कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, रोगों की उत्पत्ति रोगाणुओं द्वारा सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखिएगा लुई पाश्चर ने। सन को ये रटने की जरूरत नहीं है, सन ना रटिएगा, केवल नाम याद रखिएगा कि लुईस पाश्चर ने इसे दिया था। आगे बढ़ते हैं। जिसे चिकित्सा विज्ञान ने बहुत ही शीघ्र स्वीकार कर लिया और चिकित्सा विज्ञान भी इसको मानता है। आगे बढ़ते हैं। यह देखिए एक बैक्टीरिया का चित्र आपके सामने दिख रहा है, किंगडम मोनेरा के अंतर्गत एक जीवाणु का चित्र। आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको एक जीवाणु यहाँ दिखाई दे रहा है। देखेंगे ये पूरा का पूरा एक यहाँ पे ये जीवाणु है, इसके बीच में न्यूक्लियर, यहाँ पे देखेंगे ये भाग, ये न्यूक्लियर एरिया है जिसे न्यूक्लियोइड, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, बैक्टीरिया जो भी होते हैं वह प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। तो इसमें क्लियर न्यूक्लियस आपको नहीं दिखाई देगा, इसके न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। इसमें देखेंगे बीच में साइटोप्लाज्म होगा, यहाँ पे ये भाग साइटोप्लाज्म, यहाँ पे प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड क्या होता है मैं आगे चल के एक वीडियो में बताऊंगा, वैसे आज मैं बता दूं कि बैक्टीरिया का अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ प्लाज्मिड कहलाता है। एक आनुवंशिक पदार्थ ये है, एक आनुवंशिक पदार्थ प्लाज्मिड है। तो दो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, डीएनए, यहाँ इसको भी डीएनए आप कह सकते हैं। उसके बाद में इसमें देखिए राइबोसोम्स हैं, सेल वाल, ये देखिए ये सेल वाल है, इसके बाहर आप जानते हैं जितने भी प्लांट सेल हैं सभी में सेल वाल होती है। कैप्सूल, ये इसको प्रोटेक्ट करता है, कैप्सूल जो होता है इसके बाहर प्रोटेक्ट करता है। इसमें बड़ा ये जो भाग देखेंगे ये बड़ा, इसको फ्लैजिलम बोलते हैं, और छोटे छोटे जो भाग होते हैं छोटे छोटे इसको बोलते हैं फिम्ब्री। और इसमें एक मीसोसोम्स होता है। मीसोसोम्स वह भाग, जीवाणुओं का वह भाग होता है जो यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं यह इसका श्वसन अंग है। यहाँ पे देखेंगे ये मीसोसोम्स, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये मीसोसोम्स, तो यह दिखाता है कि यह इसका श्वसन अंग है। आगे चलते हैं। कभी जीवाणुओं की पूरी संरचना, इसको एक चित्र बना करके बढ़िया सा और सजा लीजिएगा इस जरूर आप बैक्टीरिया का चित्र बनाएंगे। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं इससे, क्योंकि एक जीवाणु कोशिका का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन पर आधारित ये चित्र था। फिर से एक बार चित्र में आपको दिखा देता हूँ। आते हैं जीवाणुओं के सामान्य लक्षण और निम्नलिखित हैं। अब आते हैं जीवाणुओं के चित्र बनाने के बाद जीवाणुओं के लक्षण क्या क्या होते हैं ये देखने। पहला, जीवाणु अत्यंत सरल एवं एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो बहुत अच्छा, ये बहुत ही सिंपल प्रकार के सेल होते हैं। और मैंने अभी बताया, एक लाइन और बढ़ा लीजिएगा, हो सकता है आगे आए, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। याद रखिएगा जीवाणु प्रोकैरियोटिक के होते हैं। मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि मोनेरा संघ के जीव प्रोकैरियोटिक होते हैं, इसलिए इसमें इसका जिक्र नहीं किया मैंने। तो ये ध्यान रखिएगा, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं और एक कोशिकीय भी होते हैं। आगे, जीवाणु सर्वव्यापी होते हैं। बहुत ही अच्छा बात, जीवाणु सर्वव्यापी होते हैं। ये कम से कम टेम्परेचर पे भी, अधिक से अधिक टेम्परेचर पे भी रह सकते हैं, जल में रह सकते हैं, स्थल पे रह सकते हैं, सैंडल होते हैं, वाटर में, एयरी वायु में भी रह सकते हैं, जीवित या मृत पौधों एवं जंतुओं के ऊपर वास करते हैं। तो ये क्या होते हैं? सर्वव्यापी, माइक्रोपोलिटेंट होते हैं।
ये मृतोपजीवी या परजीवी रूप में भी होते हैं। बहुत बहुत ही बड़ी बात, ये ध्यान दीजिएगा कि मृतोपजीवी और परजीवी रूप में भी हो सकते हैं। अर्थात मृतोपजीवी का मतलब जो जीव मर गए हों, कार्बनिक जीव मर गए हों तो उनके ऊपर भी रह सकते हैं, और जीते हुए भी अगर कोई जीव जिंदा है तो उस पर भी, पैरासाइट भी, और ये सेप्रोफिटिक, पैरासाइट और सेप्रोफिटिक दोनों प्रकार के होते हैं। आगे चलेंगे। इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये सेल वॉल पाई जाती है। आप जानते हैं जितने भी प्लांट सेल हैं सभी में सेल वॉल होती है, केवल एनिमल सेल में नहीं होती है। तो मोनेरा के संघ के जीवाणुओं में भी सेल वॉल होती है, जिसके कारण इन्हें पादप जगत में रखा गया है। इसी कारण इन्हें प्लांट किंगडम में रखा जाता है। आगे चलेंगे। वैसे इनका किंगडम अलग है। इनमें सुविकसित कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि नहीं पाए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण है। इनमें ये कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या प्लास्टिड, लवक, ये सब नहीं पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनमें सुविकसित केंद्रक अनुपस्थित होता है। इनमें सुविकसित केंद्रक, अभी मैंने लिखा था कि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, सीधे सीधे लिखेंगे, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, केंद्रक नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसके कारण केंद्रकीय पदार्थ में कोशिका द्रव्य में फैला होता है, जिसके कारण इनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वह क्या होता है, साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है। ऐसी कोशिका को देखिए यहाँ पे आ गया, प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। और जो ये लक्षण व्यक्त करती हैं ऐसे सेल्स को हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्रोकैरियोटिक को, प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। कोशिका द्रव्य केवल डीएनए होता है, कोशिका द्रव्य में केवल डीएनए होता है, परंतु हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। ये चीज़ आप आगे चल के अभी पढ़ेंगे कि जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें ये पाए जाते हैं। चूँकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसमें सीधे डीएनए होता है। इनका जो संरचना है ये गलत आ गया है इसमें, ये ध्यान दीजिएगा। इनका जो डीएनए होता है, डीएनए इनका डीएनए ने वलयाकार होता है, अर्थात ये रिंग नुमा होता है, जिसके समूह को केंद्रकाभ या जनाधार या न्यूक्लियोइड कहा जाता है। इसकी हिंदी आपको आगे से ध्यान दूंगा कि ये चीज़ें होती रहें। इसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है, केंद्रकाभ या जीनधार या न्यूक्लियोइड कहा जाता है। जीव द्रव्य कला कुछ स्थानों पर वलय होकर मध्यका या मीसोसोम बनाती है, जो श्वसन में सहायक होता है। अभी मैंने बताया था इस चित्र में आपको दिखा के कि ये मीसोसोम कहलाती, कहीं पे मुड़ जाती है तो श्वसन, रिस्पायरेशन में ये भी खूब पूछा जाता है कि बैक्टीरिया के अंदर पाई जाने वाली मीसोसोम का क्या काम है। तो मीसोसोम का काम है श्वसन का कार्य करना। आगे है, जीवाणु कोशिका के कोशिका द्रव्य में 70 प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं। तो ये याद रखिएगा, 70 प्रकार के राइबोसोम्स कुल 2 प्रकार के होते हैं, 80S और 70S। तो 80S यूकैरियोटिक में होते हैं, 70S प्रोकैरियोटिक में। चूँकि ये प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है तो इसलिए इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं। आगे बढ़ेंगे। इसकी कोशिका भित्ति में एसीटिल रुलोक्रोपोमीन व एस्टिल म्यूरोमिक अम्ल होता है, जो केवल जीवाणुओं में होता है। ये इनकी संरचना बताई गई है कि इनके जो सेल वॉल होती है उसमें क्या होती है। ये सही है कि ये प्लांट के सेल वॉल से इनका सेल वॉल, उसमें सेलुलोज होता है, इसमें सेलुलोज नहीं होता है, तो उनसे ये भिन्न होता है। जनन सामान्यतः बाइनरी फिजन द्विविभाजन द्वारा होता है, ये याद रखिएगा। जीवाणुओं में जनन बाइनरी फिजन द्विविभाजन द्वारा होता है। चलिए यहीं पे इतना जीवाणुओं के बारे में देख लीजिएगा। फिर एक बार मैं आपको चित्र दिखा दे रहा हूँ। ये है जीवाणुओं का चित्र, देख लीजिए। यहाँ पे भी जो मैंने किया था ये देखिए, यहाँ पे जहाँ पे ये इसकी आंतरिक दीवार ऐसे आकर के मुड़ गई है तो इसे बोलते हैं, ये भाग कहलाता है मीसोसोम कहलाता है। चलिए यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और जो शेयर भी और लोग दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। कि धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।